हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो लास्ट टाइम हमने पार्ट 1 में कंप्लीट किया था रिप्रोडक्शन और ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में। अभी लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में हमारे पास है मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। हम इनको इस वीडियो में कवर करेंगे। मेटाबॉलिज्म, अगर बच्चों हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लाइफ है। इसी के साथ साथ इट इज़ ऑल्सो द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। पहले के दो जो थे वो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे, डिफाइनिंग फीचर नहीं थे। लेकिन अगर पहले के दो ऑप्शन यानी कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ऑप्शन में हो और मेटाबॉलिज्म ना हो, कॉन्शियसनेस ना हो, तब हम देखेंगे अगर वो क्या वो इंट्रिंसिक ग्रोथ या फिर हमें वो दे रखा है, क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल ग्रोथ, तो हम उसको भी एज अ डिफाइनिंग फीचर मान लेते हैं। अदरवाइज एनसीईआरटी में हमें नहीं दे रखा है। बात करते हैं हम मेटाबॉलिज्म की। तो मेटाबॉलिज्म जैसा कि मैंने अभी बताया कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है और इसी के साथ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ भी है। और क्यों है ये डिफाइनिंग फीचर, अभी हम इसको बात करेंगे। पहले हम समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है। तो द सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज़ मेटाबॉलिज्म। मीन्स हमारी बॉडीज़ में जो हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रही है, चाहे वो डीएनए का रेप्लिकेशन हो, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो कोई और प्रोसेस हो, हीमोग्लोबिन का ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करना, ये सब हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाएंगे। ये सब हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाएंगे। नॉन लिविंग कैन नॉट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। नॉन लिविंग मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट नहीं कर पा रहा है और ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज मेटाबॉलिज्म। तो अगर हम ये देखें, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म शो कर रहा है मेटाबॉलिज्म, कोई एक्सेप्शन नहीं है। और नॉन लिविंग शो नहीं कर पा रहा है, नॉन लिविंग शो नहीं कर पा रहे, इस वजह से हम इसे कहते हैं ये डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ है, क्योंकि कोई एक्सेप्शन नहीं है। हर किसी की बॉडी में, हर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, लिविंग रिएक्शंस होती हैं। इस वजह से नॉन लिविंग क्यों नहीं कर पाते हैं। नॉन लिविंग, अगर हम कहें कि जो हमारे लिविंग रिएक्शंस हैं, यानी कि ऐसी रिएक्शंस जो कि हमारी लिविंग बॉडी में हो रही है, और जैसे कि हम ले लेते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, हम ले लेते हैं ग्लूकोज का फॉर्मेशन, हम कहेंगे ये रिएक्शंस बाहर भी तो हम करते हैं। ग्लूकोज फॉर्मेशन हम बाहर भी कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब में भी कर सकते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन हम जब जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो उसमें हम करते हैं बाहर। लेकिन हम इसे मेटाबॉलिज्म क्यों नहीं करें। मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन अकरिंग इन द बॉडी। जहाँ की लिविंग रिएक्शंस जो कि बाहर हो रही होती है इन विट्रो में, उसमें हमारा सम टोटल नहीं, एक या दो रिएक्शन होती है, इन्हें हम लिविंग थिंग्स नहीं बोलेंगे, इन्हें हम लिविंग रिएक्शंस बोलेंगे। इसी वजह से हम ये कहेंगे कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर हमारे बॉडी के सारा स्ट्रक्चर बना और जहाँ हमारा रिएक्शंस हो रहा है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। यानी कि ह्यूमन का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना एक डिफाइनिंग फीचर है। किसी एनिमल का किसी प्लांट का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उसमें होना, इवन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में। सो इसी वजह से हम ये भी कहते हैं कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मेटाबॉलिज्म में हम और एक छोटी सी चीज़ देख लेते हैं। मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा हो, या तो देखिए जैसे पेप्टाइड से हमें प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर सुक्रोज बना, या फिर हम कह लें कि ग्लूकोज फॉर्म करके हमने ग्लाइकोजन बना लिया, बॉडी ने स्टोर किया ग्लूकोज को। तो किसी भी चीज़ का फॉर्मेशन हो उसको हम एनाबॉलिज्म कहेंगे और एनाबॉलिक रिएक्शंस कहेंगे। इस तरह के रिएक्शंस को, ऐसे रिएक्शंस जिनमें किसी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा हो, किसी कंपाउंड का हमारी बॉडी के अंदर, उसको हम बोलेंगे एनाबॉलिक रिएक्शंस। और कैटाबॉलिक रिएक्शंस में अगर हम देखें तो कैटा से आप याद रखें, काटा मतलब टुकड़े किए। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन बॉडी में हो रहा हो जिससे कि किसी चीज़ का ब्रेक डाउन हो। मान लीजिए एग्जांपल ग्लूकोज है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ CO2 में प्लस H2O में और प्लस एनर्जी देगा हमें, हमारी बॉडी को, तो ये एक कैटाबॉलिक रिएक्शन कहलाएगी। कैटाबॉलिक रिएक्शन, और जो ये कहलाएगा प्रोसेस कैटाबॉलिज्म कहलाएगा। यानी किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन हमारी बॉडी में कैटाबॉलिज्म कहलाएगा, और किसी भी केमिकल रिएक्शन से कुछ फॉर्म होगा तो उसको हम एनाबॉलिज्म बोलेंगे, एनाबॉलिक रिएक्शंस बोलेंगे।
अगला हम डिस्कस करेंगे कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लाइफ है, इसी के साथ साथ ये डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ भी है। डिफाइनिंग फीचर क्यों है ये हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम ये डिस्कस कर लें कि कॉन्शियसनेस है क्या। तो कॉन्शियसनेस है एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो अपने एनवायरनमेंट से रिस्पॉन्स करता है, उसको हम बोलेंगे ये कॉन्शियसनेस शो कर रहा है, कॉन्शियसनेस है इसके अंदर। जैसे कि मान लीजिए ह्यूमन है, ठीक है, हमें किसी ने टच किया या हमें गर्मी लग रही है या हमें ठंड लग रही है, यानी कि हमने एनवायरनमेंट को सेंस किया, हमें स्वेटिंग हो रही है, शिवरिंग हो रही है, तो इसको एनवायरनमेंट को सेंस करना बोलेंगे और ये कॉन्शियसनेस के अंदर आएगा। इसी तरह आप कहेंगे प्लांट तो ऐसा नहीं करते, उनको तो शिवरिंग नहीं होती, लेकिन प्लांट्स जो है वो जिधर सनलाइट ज़्यादा होती है वो उधर की तरफ ग्रो ज़्यादा करते हैं। इन्होंने भी एनवायरनमेंट को सेंस किया, जहाँ वाटर होता है वहाँ प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है, इन्होंने भी वाटर को सेंस किया। तो इसको भी एनवायरनमेंट में हम एनवायरमेंटल सेंस में ही लिया जाएगा, रिस्पॉन्स में ही लिया जाएगा। और रिस्पॉन्स हमारे फिजिकल होते हैं, केमिकल होते हैं, बायोलॉजिकल होते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। और सारे ऑर्गेनिजम्स, ऑल दी ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स। आपने सुना होगा कि अभी आपको ऑस्मोसिस के बारे में अगर पता हो तो ऑस्मोसिस कहते हैं हायर कंसंट्रेशन, यानी कि कहीं पे हमारे पास सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन के अंदर हमने सॉल्यूट डाल रखा है, नमक डाल रखा है, मान लीजिए नमक डाल रखा है, तो ये और एक में यहाँ पे कम डाल रखा है और इनके बीच सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो, तो यहाँ से यहाँ सॉल्वेंट का मूवमेंट हो जाएगा लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। अगर मान लीजिए हम सॉल्ट वाला पानी इसके अंदर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाल देंगे तो वो मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि उसके अंदर से, सेल के अंदर से जो सारा पानी है वो निकल कर बाहर के एनवायरनमेंट में आ जाएगा। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अपने एनवायरनमेंट से अफेक्ट होते हैं, वो भी एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं, यानी कि प्रोकैरियोट्स जनरली रिफर्स टू मोनेरा, यानी कि बैक्टीरिया। यूकैरियोट्स कैन सेंस रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट। यूकैरियोट्स में हमारे प्लांट्स आ जाते हैं, प्रोटिस्ट आ जाते हैं, ऑल द अदर ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट मोनेरा। तो हम एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं, यानी कि सारे ऑर्गेनिज्म जो है इस दुनिया में वो एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं, सारे के सारे एनवायरनमेंट को सेंस कर रहे हैं। और आपको पता हो कि नॉन लिविंग थिंग एनवायरनमेंट को कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, कोई सेंस नहीं करता। कोई लकड़ी यानी कि पेड़ से कटी हुई लकड़ी जो कि डेड है उसकी बात कर रहा हूँ, या लोहे का एक टुकड़ा है या मिट्टी का एक टुकड़ा है, वो एनवायरनमेंट में पड़ा हुआ, चाहे एनवायरनमेंट में गर्मी हो सर्दी हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है उसका टेम्परेचर एनवायरनमेंट की गर्मी के साथ बढ़ जाए, कम हो जाए, बट उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर स्वेटिंग हो सकती है, वो मर सकता है, उसको हीट स्ट्रोक लग सकता है, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरनमेंट से अफेक्ट होता है। इस वजह से हम कहेंगे कि ये कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको शो कर रहे हैं, और नॉन लिविंग इसको शो नहीं कर रहा है, तो ये एक डिफाइनिंग फीचर होगा। ठीक है, अगर हम ह्यूमन के केस में देखें तो ह्यूमन्स आर अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट्स वाई वी हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। देखिए ह्यूमन जो है, जैसे मान लीजिए एक कुत्ता है, उसको हम शीशे के आगे डाल दें तो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसने कपड़े पहने हैं नहीं पहने हैं, उसको खुद का नहीं मालूम। ह्यूमन को हमें खुद का मालूम है, इसलिए हम कहेंगे कि हमारे पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है, हमें पता है अपने बारे में, हमें अपने व्यक्तित्व के बारे में पता है। किसी एनिमल को, किसी प्लांट को, उसको अपने व्यक्तित्व के बारे में नहीं पता है, तो वो सिर्फ कॉन्शियस है एनवायरनमेंट को लेके, चीज़ों को लेके। हम सेल्फ कॉन्शियस भी हैं। चलिए आगे आपके एंजाइटी में एक चीज़ दे रखी है, कोमा पेशेंट। अगर ऐसा पेशेंट है जिसका कि ब्रेन डेड है, एक ऐसा पेशेंट है जिसका कि ब्रेन डेड है और वो सेंस नहीं कर पा रहा है एनवायरनमेंट को, तो क्या उसको हम लिविंग बोलेंगे या हम उसको नॉन लिविंग बोलेंगे, अलाइव बोलेंगे? देखिए वैसे तो ये बहुत ट्रिकी सी चीज़ लगती है, लेकिन वो लिविंग ही माना जाएगा। वो हमें दिख नहीं रहा है कि वो सेंस कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, लेकिन बॉडी तो सेंस कर रही है ना, उसको
उसकी बॉडी जो है, उसका जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो तो है, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म तो हो ही रहा है। तो इस वजह से जो कोमा पेशेंट है, ब्रेन डेड पेशेंट है, वो लिविंग ही माना जाएगा। दूसरी चीज़, एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दे रखी थी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री। ये स्टेटमेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन। लेकिन यहाँ पे मैं एक आइडिया दे देता हूँ, एनसीईआरटी में स्टेटमेंट दे रखा था तो आपको समझा दिया जाए। देखिए, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हम जो इवॉल्व हुए हैं, हम कॉमन एंसेस्टर से ही इवॉल्व हुए हैं। क्वेसरवेट्स से, जहाँ से लाइफ शुरू हुई, वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते, तो इसका अगर हम यहाँ पे चीज़ देखें तो एक एग्जांपल बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को। जैसे एप्स हो गए, चिंपैंजी हो गए, आई बात समझ में, और ह्यूमन हो गए, हमारे कॉमन एंसेस्टर थे। और ह्यूमन हो गए, है ना, हमारे कॉमन एंसेस्टर थे, हमने सुना होगा। तो हमारा जो डीएनए है ह्यूमन का और चिंपैंजीज का 98% सिमिलर है जी। 98% सिमिलर है, सिर्फ 2% हमारे बीच डिफरेंस देखा जाता है। इवन अगर हम ऑल दी ह्यूमन बींग्स की बात करें, आप हैं, मैं हूँ, और कोई ह्यूमन बींग है, हमारा 99% 99.9% डीएनए सेम है। सो हमारा यानी कि शेयरिंग द कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री, यानी कि अगर हम चिंपैंजीज को ले लें और ह्यूमन को ले लें तो 98% डीएनए कॉमन है। यानी कि कभी हमारे एंसेस्टर सेम रहे होंगे, आई बात समझ, पास्ट में, तो कभी हमारा लिंकेज रहा होगा रामापैथिकस से पीछे जाके शिवापैथिकस, है ना। तो इन सब पे चलिए, थैंक यू। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लाइफ ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग, लिविंग वर्ल्ड।